आज हम जॉन विलियम्स के उपन्यास स्टोनर पर बात करने वाले हैं और ख़ास तौर पर उसके एक ऐसे अध्याय की जो मुझे लगता है अपने आप में एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। इसमें मौत है, नुकसान है, एक ऐतिहासिक तबाही भी है, लेकिन इन सब के बीच एक इंसान खुद को खोज लेता है। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। कहानी का समय है 1927। विलियम स्टोनर, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अपनी जिंदगी में कह सकते हैं कि एक तरह से ठहर चुका है। बिल्कुल, शादी में कोई प्यार नहीं, काम में कोई खास जुनून नहीं। और ये अध्याय उसकी इस ठहरी हुई जिंदगी में एक तूफान ले आता है। और मजे की बात यह है कि ये तूफान उसे डुबाता नहीं बल्कि उसे तैरना सिखा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक फोन कॉल से। हाँ। स्टोनर एक शाम घर देर से पहुंचता है। उसकी पत्नी एडिथ फोन पर है। फोन स्टोनर के लिए है और लाइन की दूसरी तरफ एक अजनबी की आवाज उसे बिल्कुल सपाट अंदाज में बताती है कि उसके पिता की मौत हो गई है। और स्टोनर का जवाब? वो बस कहता है, कॉल करने के लिए धन्यवाद। बस इतना ही? मुझे तो ये पढ़कर बहुत अजीब लगा। कोई अपने पिता की मौत की खबर पर इतना शांत, इतना भाव शून्य कैसे हो सकता है? यही सवाल इस सीन की सबसे बड़ी खासियत है। स्टोनर का ये जो ठंडा रिएक्शन है ना, वो हमें उसके बारे में बहुत कुछ बताता है कि वो कितना दूर जा चुका है अपनी जड़ों से। बिल्कुल, वो अपने माता पिता और उस खेती की दुनिया से भावनात्मक रूप से इतना दूर है कि ये खबर उसे एक तथ्य की तरह लगती है, एक ट्रेजेडी की तरह नहीं। और दूसरी तरफ एडिथ को देखिए। हाँ, उसका जवाब तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वो कहती है, तो तुम शायद बाकी हफ्ते के लिए बाहर रहोगे, और तुरंत अपनी बेटी ग्रेस की देखभाल का इंतजाम करने की सोचने लगती है। उसके लिए पति के पिता की मौत एक इमोशनल घटना से ज्यादा एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। सही बात है। अब घर और बच्चे कौन संभालेगा? इस एक बातचीत से ही पता चल जाता है कि दोनों के बीच रिश्ता कितना खोखला हो चुका था। बिल्कुल, ये उनके रिश्ते का एक्सरे है। दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अपनी अपनी दुनिया में पूरी तरह अकेले हैं। और फिर वो अपने घर बूनविल के लिए बस पकड़ता है, वही रास्ता। हाँ, जो उसने 17 साल पहले यूनिवर्सिटी आने के लिए लिया था। रास्ते तो पक्के हो गए हैं, लेकिन उसका शहर और उसका घर वो और भी ज्यादा सूखे, भूरे और बेजान लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो घर भी उसके माता पिता की तरह धीरे धीरे दम तोड़ रहा हो। वो घर सिर्फ एक मकान नहीं था, वो उनके माँ बाप की पूरी जिंदगी की कहानी कह रहा था। वही सूखापन, वही बेरंग मेहनत। जैसे उस घर की दीवारों ने भी उम्मीद छोड़ दी हो। स्टोनर जब उस घर में वापस कदम रखता है तो वो सिर्फ एक बेटे के तौर पर नहीं लौट रहा, वो अपने उस अतीत का सामना करने लौट रहा है जिससे वो हमेशा भागता रहा है। घर पहुंचकर माहौल बहुत भारी है। पादरी प्रार्थना की बात करता है जिसे स्टोनर अनसुना कर देता है। और फिर वो सीन आता है जो मुझे लगता है इस अध्याय का सबसे ताकतवर हिस्सा है। जब वो ताबूत में अपने पिता को देखता है। हाँ, उपन्यास में लिखा है कि वो चेहरा सिकुड़ा हुआ और छोटा, एक पतले भूरे कागज के मुखौटे जैसा था। स्टोनर को उसे देखकर गहरा सदमा और डर लगता है। वो उस शरीर को पहचान ही नहीं पाता। ये सीन दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ मौत के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि यादें कितनी धोखेबाज हो सकती हैं। अच्छा। स्टोनर के दिमाग में अपने पिता का जो चेहरा था, एक मजबूत खेतों में काम करने वाला इंसान, हाँ, वो उस ताबूत में रखे कमजोर सिकुड़े हुए शरीर से बिल्कुल अलग है। तो मौत न सिर्फ इंसान को ले जाती है, बल्कि कभी कभी उसकी सही याद को भी हमसे छीन लेती है। बाद में जब वो खेतों में घूमता है और अपने पिता को याद करने की कोशिश करता है तो उसे उनका चेहरा याद ही नहीं आता। ये तो बहुत डरावनी बात है। जिससे आप पूरी जिंदगी जुड़े रहे, एक दिन उसका चेहरा ही आपकी यादों से धुंधला जाए। ये उसी अलगाव का नतीजा है। हाँ। और इसी भारी माहौल के बीच उसकी माँ एक अजीब सी शांति और गरिमा दिखाती है। हाँ, जब स्टोनर उसे अपने साथ कोलंबिया चलने के लिए कहता है तो वो साफ मना कर देती है। वो कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारी है, मैं कहीं और नहीं बस पाऊंगी। स्टोनर को एहसास होता है कि वो बस मरना चाहती है, और वहीं जहां उसने पूरी जिंदगी गुजारी है। वो जमीन से जुड़ी रहना चाहती है जिसने उसकी पूरी जिंदगी ले ली। उपन्यास में एक और खूबसूरत सीन है जहां स्टोनर रात में खेत में घुटनों के बल बैठता है। हाँ, और सूखी मिट्टी को अपनी उंगलियों से फिसलने देता है। वो अपने माता पिता की उदास मेहनत के बारे में सोचता है। ये एक तरह से उस जमीन को, उस अतीत को आखिरी अलविदा कहने जैसा है। हाँ, वो मिट्टी को छूकर अपने उस जीवन को आखिरी बार महसूस कर रहा है जिसे वो ज्ञान की दुनिया के लिए छोड़ आया था। ये एक युग का अंत है। और फिर कुछ समय बाद उसकी माँ भी गुजर जाती है। स्टोनर खेत बेच देता है और यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प होता है। हाँ। एक तरफ स्टोनर अपने माँ बाप को खोकर
अपनी पुरानी जिंदगी को दफना रहा है और ठीक उसी वक्त बाहर की दुनिया में एक ऐतिहासिक घटना, ग्रेट डिप्रेशन, उसकी पत्नी की दुनिया को तबाह कर रहा है। ये सिर्फ संयोग नहीं है। वही मैं सोच रही थी, लेखक इन दोनों त्रासदियों को एक साथ क्यों ला रहा है? यह कहानी की बहुत गहरी बनावट है। स्टोनर अपने अतीत से मुक्त हो रहा है, एक ऐसी दुनिया से जो जमीन और मेहनत से जुड़ी थी, और ठीक उसी समय एडिथ का अतीत, जो पैसे, ऊंचे समाज और उसके पिता के बैंक पर टिका था, ढह रहा है। दो अलग-अलग दुनियाएं एक साथ खत्म हो रही हैं। बिल्कुल। अक्टूबर 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश उसके पिता हॉरेस बॉस्ट्विक के मर्चेंट ट्रस्ट बैंक को दिवालिया कर देता है। और बॉस्ट्विक की आत्महत्या की कहानी तो मतलब और भी भयानक है। वो उस सुबह बैंक में असामान्य रूप से हंसमुख मूड में जाता है और दफ्तर में खुद को बंद करके सिर में गोली मार लेता है। कोई सुसाइड नोट नहीं, बस मेज पर बिखरे कागजात जो पूरी बर्बादी की कहानी कहते हैं। और यहाँ फिर से एडिथ की प्रतिक्रिया देखिए, एकदम शांत। हाँ, जब स्टोनर उसे ये खबर देता है तो वो रोती नहीं, चीखती नहीं। उसका पहला ख्याल अपनी माँ के लिए होता है। बेचारी माँ, वो क्या करेगी? ये एडिथ के कैरेक्टर का एक और पहलू दिखाता है। वो अपने दुख को सीधे जाहिर करने के बजाय हमेशा सामाजिक अपेक्षाओं और दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचने लगती है। तो स्टोनर ने अपने माँ बाप को खो दिया, एडिथ ने अपने पिता को, और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। बिल्कुल। एडिथ अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए सेंट लुइस जाती है और करीब 2 महीने वहीं रुक जाती है, और उसकी गैर मौजूदगी में स्टोनर की जिंदगी में एक तरह से बाहर आ जाती है। हाँ, ये बहुत ही विरोधाभासी लगता है, लेकिन सच है। वो खाली घर जो शुरू में उसे बेचैन करता था, अब उसकी खुशी का ठिकाना बन जाता है। और ये खुशी 2 वजहों से आती है ना? पहली तो है उसकी बेटी ग्रेस। हाँ। एडिथ की मौजूदगी में ग्रेस एक डरी सहमी चुप रहने वाली बच्ची थी, लेकिन अब वो अपने पिता के साथ घुलने मिलने लगी है। वो साथ में चुपचाप बैठते हैं। ग्रेस उसके लिए तस्वीरें बनाती है, अपनी किताब से पढ़कर सुनाती है। स्टोनर को पहली बार अपनी बेटी के लिए एक गहरा सच्चा प्यार महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि ग्रेस उसकी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। वो पहली बार एक एक्टिव और प्यार करने वाला पिता बनता है। एडिथ ने हमेशा उन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी रखी थी, और अब वो दीवार हट गई है। लेकिन जो दूसरा बदलाव है वो शायद इससे भी ज्यादा गहरा है। उसके पढ़ाने के तरीके में। हाँ, ये तो कमाल ही है। वो खुद मानता है कि वो 10 साल से एक अच्छा टीचर नहीं था। उसके दिल में साहित्य के लिए जो जुनून था, वो उसे क्लास तक पहुंचा ही नहीं पाता था। लेकिन अब कुछ बदल गया है। वो जुनून के साथ पढ़ाने लगता है। वो अपने विषय में इतना खो जाता है कि हकलाने लगता है, इशारे करता है, अपने नोट्स भूल जाता है। मुझे वो लाइन बहुत पसंद है, जहां लिखा है कि वो अपने विषय के लिए प्यार को पहले डरते डरते, फिर साहस से और फिर गर्व से दिखाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी असली आवाज मिल गई हो। बिल्कुल। उपन्यास कहता है उसे शक होने लगा कि वो 10 साल की देरी से ये खोज रहा था कि वो कौन था। ये उसकी असली पहचान की खोज है। उसे समझ आता है कि उसका असली काम क्या है। हाँ, वो एक ऐसा इंसान बन रहा था जिसके लिए उसकी किताबें, उसका काम, उसकी सच्चाई है। उसे अपने काम से एक ऐसी इज्जत, एक ऐसी गरिमा मिल रही थी जो उसकी निजी जिंदगी की नाकामियों से कहीं बढ़कर थी। और यही आत्मविश्वास उसे एक नई ताकत देता है। बिल्कुल। तो स्टोनर अब एक नया इंसान बन चुका है। उसे अपनी बेटी से प्यार है, अपने काम से प्यार है। ऐसा लगता है कि उसने आखिरकार खुशी ढूंढ ली है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट अभी बाकी है। एडिथ वापस आ रही है, और वो बिना बताए लौटती है। और सिर्फ लौटती नहीं है, एक नए रूप में लौटती है। छोटे बॉब कट बाल, घुटनों से ऊपर तक की ड्रेस, चमकीली नारंगी लाल लिपस्टिक। उसका इरादा साफ है, स्टोनर और ग्रेस दोनों को चौंकाना। वो एक नए अवतार में लौटी है। एक तरह की पावर प्ले है। एडिथ को लगा कि वो एक नया चौंकाने वाला दांव चल रही है, लेकिन झटका उल्टा पड़ता है। हाँ, वो खुद चौंक जाती है, क्योंकि वो देखती है कि असली बदलाव तो स्टोनर में आया है, और वो इतना गहरा है कि उसका अपना भारी बदलाव उसके सामने बहुत फीका और सतही लगता है। जब स्टोनर उसकी तरफ देखता है तो एडिथ को तुरंत पता चल जाता है कि असली बदलाव उसके ऊपर आया था। बिल्कुल। अंतिम सीन बहुत तनाव भरा है। ग्रेस अपनी माँ को देखकर बस इतना ही कह पाती है, तुम अलग दिख रही हो। और एडिथ अपनी बनावटी खुशी के साथ कहती है, मुझे विश्वास है मैं अलग हूं। लेकिन वो देख स्टोनर को रही होती है। उसके शब्द बेटी के लिए हैं, पर निशाना पति पर है। तो आखिर में हो क्या रहा है यहाँ पर? स्टोनर समझ जाता है। क्या? वो जानता है कि एडिथ शायद अनजाने में ही उसे एक नई जंग का ऐलान कर रही है। उसका ये नया रूप उनके रिश्ते के इस लंबे युद्ध में एक नई चाल है।
लेकिन फर्क ये है कि अब स्टोनर वो पुराना चुपचाप सब सहने वाला आदमी नहीं रहा। सही बात है। पहले वो शायद डर जाता या चुप हो जाता, लेकिन अब उसके पास आत्मसम्मान का एक केंद्र है। उसके पास उसकी बेटी का प्यार है, उसके काम का जुनून है, एक ऐसी पहचान है जिस पर हमला करना अब आसान नहीं होगा। तो एक ही अध्याय में स्टोनर 3 माता-पिताओं को दफनाता है, अपने अतीत की जमीन बेच देता है और इन सब के बीच वो खुद को खोज लेता है। वो मौत और नुकसान के इस समंदर से टूटा हुआ नहीं, बल्कि एक पिता और एक शिक्षक के रूप में पहले से कहीं ज्यादा जिंदा होकर निकलता है। उपन्यास के अगले चरण के लिए मंच तैयार हो चुका है। बिल्कुल, ये कोई खुशी वाली एंडिंग नहीं है, बल्कि एक नई मजबूत शुरुआत है। एडिथ के साथ युद्ध जारी रहेगा, शायद और भी ज्यादा क्रूरता से, लेकिन स्टोनर अब इसे एक अलग जगह से एक नए आत्मविश्वास के साथ लड़ेगा। ये हमें उसी सवाल पर वापस ले आता है जिससे हमने शुरू किया था। क्या कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े नुकसान ही हमें ये खोजने में मदद करते हैं कि हम असल में कौन हैं?